माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला हूँ और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक महिला हैं और आज मेरा मुद्दा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का है। माननीय महोदय, भारत में एसिड अटैक से कई महिलाओं का जीवन बर्बाद हो गया है। अब तो हमें भी डर लगने लगा है कि हम पर भी कोई एसिड अटैक न कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एसिड अटैक जैसे सामाजिक बुराइयों पर जानकारी चाहती हूँ कि क्या सरकार बाजार में सहज उपलब्ध एसिड की बिक्री को रोकने के लिए कोई नियमावली बनाई है? अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराए। अब क्या सरकार ने महिलाओं पर हो रहे एसिड अटैक को हतोत्साहित करने के लिए कोई कठोर योजना बना रही है? अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रदान करें। पिछले 3 वर्षों में निर्दोष लोगों पर जो एसिड अटैक हुआ है, उन आरोपियों पर क्या कठोर कार्रवाई हुई है? यह सदन जानना चाहता है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितने एसिड अटैक की शिकायतें देश में दर्ज हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों का समाधान हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं डरा हुआ हूँ और ना ही किसी भी महिला को भयभीत होने की आवश्यकता है। सरकार इस बात का बेहतर प्रयास कर रही है कि महिलाओं पर एसिड अटैक की घटनाओं को रोका जा सके और हमें विश्वास है कि भविष्य में किसी भी महिला पर एसिड अटैक नहीं होगा। प्रश्न के अनुसार मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार यह पुलिस व लोक प्रशासन राज्यों का विषय है। राज्य के सभी निवासियों की जान माल की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारें पॉइजन एक्ट 1919 के तहत एसिड के भंडार व बिक्री को विनियमित कर सकती है तथा भारत सरकार ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में एसिड की खुली बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए अभी हाल ही में 12 अगस्त 2023 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बात की सूचना हमारे गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 102 श्री राम लखन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विधि एवं न्याय मंत्री जी से है कि ऐसा सुनने में आया है सरकार हमारी वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का कार्यक्रम लगातार चलाई जा रही है। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम से हमें कोई फायदा होगा? क्या इस प्रकार हमारी निजी जानकारी को डिजिटलाइज करने से हमारी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होगा? क्या सरकार ने हमारी निजी जानकारियों के सुरक्षा हेतु कोई उचित व्यवस्था की है? कृपया विधि एवं न्याय मंत्री जी जानकारी प्रदान करें। विधि एवं न्याय मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ जोड़ रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या बहुनामांकन सामने आ रही है, जिसमें एक ही व्यक्ति कई चुनाव क्षेत्रों में नाम दर्ज है। इसको आधार कार्ड से जोड़ने के बाद एक ही व्यक्ति चुनाव क्षेत्र को मतदाता सूची में दर्ज नामों को ऑनलाइन के माध्यम से पहचान की जा सकेगी और मैं इसके लिए हमारी सरकार वर्ष 2022 में निर्वाचन विधि अधिनियम के तहत आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ने का उपबंध किया है। मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरे और मेरे देश के सभी नागरिक की डाटा सुरक्षित हाथों में है। इसके लिए हमने कई साइबर क्राइम एजेंसियां नियुक्त की है जो साइबर क्राइम अपराधों पर नजर रखे हुए हैं। महोदय, इस लिंकेज की प्रक्रिया में कई सारे राज्यों में धोखेबाजी एवं मतदाता सूची में हेरफेर जैसी सूचनाएं सामने आई हैं। इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं महोदय, इस प्रकार की कोई जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया है। यदि आता है तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भारत के कई बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचांक अत्यंत खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थिति बहुत ही भयावह हो रही है, जिसके कारण छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जवाब दीजिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए कई नियामक उपाय भी किया है। जैसे केंद्र सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक तरीके से निपटने के लिए दीर्घकालिक समयबद्ध राष्ट्रीय सार की रणनीति के रूप में केंद्रीय क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शुरू किया है, जिसमें 2017 की साद्रता को तुलनात्मक आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक PM10 और PM2.5 साद्रता में 20% से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP 12 जनवरी 2017 को अधिसूचित किया गया था। इनमें 4 AQI श्रेणियां अर्थात मध्यम से खराब, बहुत खराब, गंभीर और अति गंभीर के लिए प्रतिक्रिया के लिए ग्रेडेड उपायों और कार्य चयन एजेंसियों की पहचान की गई है। आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। समीर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें वायु गुणवत्ता की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध है तथा वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों के विग्रह शिकायत दर्ज करने के भी प्रावधान है। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और देश में शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षा का नया रूप देना भी समय समय पर आवश्यक है। महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा देश में नई शिक्षा नीति लागू करने की बात बार बार की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा नीति को लागू करने के बाद क्या शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन हो पाएंगे? माननीय शिक्षा मंत्री जी, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में